सो अब देखना, जो चैप्टर था हमारा अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स वो हमारा खत्म हो चुका। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डीआईआर फॉर्म्स। वैसे तो इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर बहुत सारे डीआईआर फॉर्म्स हैं, मगर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डीआईआर फॉर्म्स हैं उनको मैंने एक साथ असेंबल किया है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। और आप कोशिश करेंगे कि जहां भी इन डीआईआर का रेफरेंस यूज हो सके आप वहां यूज करेंगे इन रेफरेंसेस को। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू गुड मार्क्स, राइट। तो आप कोशिश करने वाले हो कि जहां भी इन डीआईआर फॉर्म्स का रेफरेंस यूज हो सकता है आप उन डीआईआर फॉर्म्स के रेफरेंसेस को यूज करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो भी डीआईआर फॉर्म्स हैं जनरली कंपनीज आरओसी को इंटीमेट करती है डीआईआर फॉर्म्स के माध्यम से, राइट। और साथ ही साथ कंपनी को क्या करना पड़ता है, फीस पे करना पड़ता है। कंपनी को साथ ही साथ फीस पे करना पड़ता है जो कि प्रिस्क्राइब किया जाता है इन कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एंड फीस रूल्स 2014। तो कंपनीज नॉर्मली इंटीमेट दिस डीआर फॉर्म्स टू आरओसी, अलग अलग पर्पसेस होता है उस इंटीमेशन का। और साथ ही साथ कंपनी को क्या करना पड़ता है, फीस देना पड़ता है जो कि प्रिस्क्राइब किया जाता है इन कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एंड फीस रूल्स 2014। और इन डीआईआर को फाइल करने के अलग अलग टाइम लिमिट्स होते हैं। अब देखना पूरे चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डीआईआर फॉर्म्स हैं, तो 3 डीआईआर फॉर्म्स आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, हर हाल में। एक डीआईआर 2 हर हाल में आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद डीआईआर 12 हर हालत में आपको याद रहना चाहिए। और उसके बाद डीआईआर 3 केवाईसी, डीआईआर 3 केवाईसी एंड ई फॉर्म डीआईआर 3 केवाईसी वेब, जो नया फॉर्म इंसर्ट हुआ है, ये हर हालत में आपको याद रहना ही चाहिए। तो कोई और डीआर फॉर्म याद रहे या ना रहे, इन द चैप्टर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स डीआईआर 2, डीआईआर 12 एंड अगेन डीआईआर 3 केवाईसी एंड ई फॉर्म डीआईआर 3 केवाईसी हर हालत में आपको याद रखना है। हर हालत में क्या करना है सर, आपको याद रखना है। तो अगर हम डीआईआर 2 की बात करें तो डीआईआर 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। सेक्शन 152 सब सेक्शन 5 के अंदर कहा गया है कि जब भी एक इंडिविजुअल डायरेक्टर बनता है, जब भी एक इंडिविजुअल किसी कंपनी में डायरेक्टर बनता है, अपने अपॉइंटमेंट से पहले उसको कंपनी को कंसेंट देना पड़ता है दैट आई एम विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन योर कंपनी। और उसके लिए फॉर्म डीआईआर 2 प्रिस्क्राइब किया गया है। और डीआईआर 2 के अंदर सारे डिटेल्स मांगे जाते हैं उससे कि अपना डीन नंबर बता दो कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, राइट। और भी काफी सारे तरीके के डिटेल्स मांगे जाते हैं उससे, अपना पैन नंबर बता दो, ईमेल आईडी बता दो, डिक्लेरेशन दे दो आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो डायरेक्टर्स अपने वो सारे डिटेल्स डीआईआर 2 में फिल करके एक डिक्लेरेशन देकर कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, मैंने कोई फ्रॉड वगैरह नहीं करा है और मैं इस फलाने कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो वो डायरेक्टर क्या करता है, अपना जो कंसेंट है वो कंपनी को दे देता है। और कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है, कंपनी के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि कंपनी को 30 डेज के अंदर, जैसे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो जाएगा 30 डेज के अंदर आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। 30 डेज को इंटीमेट करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टर अपना कंसेंट कंपनी को दे रहा है डीआईआर 2 में, और फिर कंपनी क्या कर रही है, उस कंसेंट को आरओसी को फाइल कर रही है 30 डेज के अंदर, राइट। अब जब कंपनी आरओसी को फाइलिंग कर रही है तो उसके लिए फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है ई फॉर्म डीआईआर 12, ई फॉर्म डीआईआर 12। जब भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है कंपनी के अंदर, जब भी डायरेक्टर का रेजिग्नेशन होता है या फिर डायरेक्टर को निकाला जाता है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस होता है, जो भी होता है, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन, तब कंपनी को डीआईआर 12 आरओसी को फाइल करके इंटीमेट करना पड़ता है कि भैया ये डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, या ये डायरेक्टर का टर्मिनेशन हुआ है, या इस फलाने डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन, इस फलाने डायरेक्टर ने रिजाइन किया है। तो तब डीआईआर 12 लगता ही लगता है, तब डीआईआर 12 लगता ही लगता है। यानी डीआईआर 2 और डीआईआर 12 दोनों साथ में लगेगा, दोनों का इंप्लीकेशन साथ में आएगा। एज ए इंडिविजुअल अगर मैं सीए सानिध्य सराफ हूं और मेरे को प्रपोजल आया है कि मैं रिलायंस मुझे क्या करना चाहती है, अपने डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिलायंस को अपना रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा डीआईआर 2 के अंदर। और उसके बाद रिलायंस क्या करेगा, मेरा जो कंसेंट है वो डीआईआर 12 के साथ आरओसी को 30 डेज में फाइल कर देगा, ठीक है। आपको दिखा भी देता हूं डीआईआर 2 दिखता कैसे है, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो आप अगर डीआईआर 2 देखेंगे तो फॉर्म डीआईआर 2 कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी pursuant to section 152 subsection 5 and rule 8 of company's appointment and qualification of director rules। 152 subsection 5 के अंदर इतना दिया हुआ है कि डायरेक्टर हैज टू गिव द कंसेंट टू द कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब्ड के अंदर मतलब रूल 8 दिया हुआ है जहां पे बोला गया है कि डीआईआर 2 में कंसेंट देना होगा। तो टू द कंपनी सब्जेक्ट कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर, अपना नाम डाल दूंगा यहाँ पे, या जो भी इंडिविजुअल डायरेक्टर बनने वाला है वो अपना नाम डाल देगा, आई सीए सानिध्य सराफ hereby give my consent to act as a director of Reliance Limited pursuant to subsection 5 of section 152 of Companies Act 2013 and certify that I am not disqualified to become a director under the Companies Act।
फिर सारे पार्टिकुलर्स आ जाएंगे, मेरा डिन नंबर, मेरा मेरा खुद का नाम, मेरे फादर का नाम, मेरा एड्रेस, मेरा ईमेल आईडी, मेरा मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी। झगड़ा मत करने लगा, फादर का नाम मांगा है, मम्मी का नाम क्यों नहीं मांगा? ठीक है ना, फादर का नाम मांगा है तो दिन नंबर हो गया, फादर नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, पैन नंबर हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेशनलिटी हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बताना पड़ेगा कि ऑलरेडी मैं कितने कंपनीज में डायरेक्टर हूं, ऑलरेडी मैं कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हूं। और ये भी बताना पड़ेगा कि मान लो मैं 10 कंपनीज में डायरेक्टर हूं तो मैं कितनी कंपनीज का एमडी हूं, मैं कितनी कंपनीज का सीईओ हूं, मैं कितनी कंपनीज का सीएफओ हूं, राइट। तो वो सारी चीजें बतानी होगी। एक डिक्लेरेशन देना होगा कि मुझे कभी भी कन्विक्ट नहीं किया गया है फॉर फ्रॉड और एनीथिंग लाइक दैट इन द लास्ट 5 years, एंड देन द डेट, प्लेस, नेम ऑफ डायरेक्टर, द डिन नंबर। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक इंडिविजुअल DIR2 के अंदर कंपनी को अपना कंसेंट दे देगा, इसको कहते हैं कंसेंट लेटर। और कंपनी क्या कर देगी, DIR2 जो कंसेंट मिला है डायरेक्टर का, उसको DIR12 के साथ ROC को फाइल कर देगी इन 30 days, राइट, इन 30 days। उसके बाद DIR12, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 168 के अंदर रेजिग्नेशन का पार्ट कवर होता है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब भी कोई डायरेक्टर नया आ रहा है या कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टर जा रहा है तो कंपनी को ROC को बताना है DIR12 के अंदर कि ये डायरेक्टर नया आया है, ये डायरेक्टर जा रहा है, ये 30 डेज के अंदर इंटीमेट करना है इन ई फॉर्म DIR12। उसके बाद अगर हम बात करें तो DIR3 एप्लीकेशन फॉर डिन नंबर के लिए है। हमें पता है 152 सबसेक्शन 3 के अंदर हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल बिना डिन नंबर लिए डायरेक्टर नहीं बन सकता। 152 सबसेक्शन 4 में देखते हैं कि एक इंडिविजुअल को डिन नंबर ऑब्टेन करना होता है, राइट। सेक्शन 153 से 159 के अंदर डिन का प्रोसेस दिया हुआ है। तो DIR3 क्या है, एप्लीकेशन फॉर डिन, कि जब डिन के लिए एप्लीकेशन दिया जाएगा तो DIR3 क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। और DIR3 के अंदर काफी सारे पार्टिकुलर्स होंगे, काफी सारे डिटेल्स मांगा जाएगा। DIR4 इज फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ दोस पार्टिकुलर्स की जो डिटेल्स दिया गया है वो सही है कि नहीं है। एंड DIR6 इज फॉर द चेंजेस इन पार्टिकुलर्स, कि अगर अगर मैंने जो फोन नंबर दिया था या मेल आईडी दिया था या जो भी डिटेल्स दिया था DIR3 में, अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो उसके लिए DIR6 है। तो DIR3 एप्लीकेशन फॉर डिन हो गया, DIR4 वेरिफिकेशन फॉर पार्टिकुलर्स हो गया, एंड DIR6 क्या हो गया, चेंजेस इन पार्टिकुलर्स हो गया। DIR3 KYC एंड ई फॉर्म DIR3 KYC वेब, तो ये अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। रूल 12A हमने डिस्कस किया था, नया अमेंडमेंट है जो डीन के प्रोविजंस में इंसर्ट हुआ है। तो DIR3 यहां पे क्या था कि एवरी इंडिविजुअल who holds the DIN number, every individual who holds the DIN number as on 31st March of the financial year, उसको क्या करना पड़ता है, ROC को इंटीमेट करना पड़ता है 30 सितंबर से पहले ई फॉर्म DIR3 KYC के अंदर, राइट। क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है DIR3 KYC के अंदर 30 सितंबर से पहले। द ड्यू डेट इज 30 सितंबर। तो पहले ये जो ड्यू डेट था वो 30 जून हुआ करता था कि हर एक इंडिविजुअल जिसके पास भी डिन नंबर है उसको DIR3 KYC क्या करना पड़ेगा, 30 जून तक फाइल करना पड़ेगा। बट उसको अब इंक्रीज करके 30 सितंबर करने का रिक्वायरमेंट इंसर्ट कर दिया गया है। तो 30 जून से इट हैज बीन इंक्रीज टू 30 सितंबर, राइट। अब उसके बाद DIR3 KYC वेब क्या है, DIR3 KYC वेब का क्या ऑब्जेक्टिव था कि हर साल एक इंडिविजुअल को DIR3 KYC भरना पड़ेगा और बहुत सारे डिटेल्स भरने होंगे और हर साल वो डुप्लीकेसी होगा। पहले साल मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, मैंने DIR3 KYC इंटीमेट कर दिया बिफोर 30 सितंबर बिकॉज मेरे पास डिन नंबर था एज ऑन 31 मार्च। बट हर साल वो प्रोसेस रिपीट होने वाला है, हर साल मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिटेल्स सबमिट करना पड़ेगा। तो अब DIR3 KYC क्या हो गया कि अगर आपने जो पार्टिकुलर्स पहले DIR3 KYC में जमा किया है, अगर उस पार्टिकुलर्स में कोई भी चेंज नहीं है तो DIR3 KYC वेब क्या होगा, एक प्रीफिक्स्ड फॉर्म होगा कि आपने फर्स्ट टाइम जब DIR3 KYC भरा था, जो भी डिटेल्स आपने सबमिट करे थे उन डिटेल्स को प्रीफिक्स कर लिया जाएगा और वो सारे डिटेल्स प्रीफिक्स्ड मैनर पे आ जाएंगे। तो अगर कोई ऑल्टरेशन नहीं है, देयर इज नो ऑल्टरेशन, जो डिटेल्स DIR3 KYC में आपने दिया था वही सारा डिटेल्स है, तो आप क्या कर सकते हो, DIR3 KYC वेब फाइल कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइल DIR3 KYC वेब। लेकिन अगर कोई चेंज इन पार्टिकुलर्स है, अगर कोई चेंज होगा पार्टिकुलर्स में, तो आप DIR3 KYC वेब को यूज नहीं कर सकते हो, फिर आपको दोबारा से DIR3 KYC पूरा भरना पड़ेगा सब्सिक्वेंट ईयर्स में। तो दैट इज द DIR3 KYC एंड DIR3 KYC वेब। बाकी डिटेल्ड में हमने डिस्कस करा है डिन के प्रोविजंस पढ़ते वक्त कि DIR3 KYC क्या था और DIR3 KYC वेब क्या था। तो ऑल दिस फॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, DIR2, DIR3, DIR4, DIR6, DIR3 KYC।
ई फॉर्म DR3 KYC, DR12, राइट, ऑल दिस फॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी इन फॉर्म्स की फाइलिंग हो रही है तो याद रखिएगा फीस शैल बी पेड एज प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस रूल्स 2014। तो अगर डायरेक्टर के ऊपर सवाल आता है, मान लीजिए डीन से रिलेटेड आ रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड आ रहा है, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड आ रहा है, तो कोशिश करना कि सेक्शन नंबर भी लिखेंगे हम, चैप्टर नंबर भी लिखेंगे हम इन द मैनर जैसा मैंने आपको सिखाया है, और साथ साथ रेलिवेंट डीआर फॉर्म का भी नाम लिखेंगे अगर इन डीआर फॉर्म्स का यूसेज है वहां पे, और साथ साथ ये भी बताएंगे दैट फीस अलोंग शैल बी पेड एज प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस रूल्स 2014। तो इससे क्या होगा कि हमारे 4 आउट ऑफ 4 या 5 आउट ऑफ 5 आने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और लॉ में 17 मार्क्स लाने का जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ज्यादा मेहनत नहीं लगनी है यार, ये कुछ इंपॉर्टेंट डीआर फॉर्म्स है, कोशिश करना कि इसको याद रख लो, काम आएगा।